नमस्कार, मैं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां हम नजर डालेंगे इस पूरे हफ्ते के बड़े मुद्दों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। भारतीय राजनीति में प्रतीक और प्रयास दोनों का अपना महत्व है। राजनेताओं की हर गतिविधि, फिर चाहे उनके भाषण हो या फिर चुप्पी, ये सब एक सशक्त संदेश देने के माध्यम माने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान का शंखनाद किया और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लेकिन इस दौरान एक नए मुद्दे ने सियासत को जन्म दे दिया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में प्रतीक और प्रयास दोनों का अपना महत्व है। राजनेताओं की हर गतिविधि, फिर चाहे उनके भाषण हो या फिर चुप्पी, भूमि पूजन, लोकार्पण या फिर माल्यार्पण, ये सब एक सशक्त संदेश देने के माध्यम माने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के बाद MP में संगठन सृजन अभियान का शंखनाद किया और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस के सांगठनिक पुनर्गठन के लिए कई अहम फैसले किए गए। पार्टी को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करने के लिए हर जिले के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। साथ ही भीतरघातियों पर कड़ी कार्यवाही कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने जैसे मजबूत निर्णय लिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भोपाल दौरा, संगठन सृजन अभियान का किया शंखनाद, स्वागत में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं राहुल, युवाओं को मिलेगी संगठन के नेतृत्व की कमान, घर घर जाकर लोगों को जोड़ेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्टी की अंतरकला और गुटबाजी होगी समाप्त, पूर्व PM इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, राहुल ने जूते पहनकर चढ़ाई पुष्पमाला, बीजेपी ने लगाया संस्कारहीनता का आरोप। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा, बारात और रेस, इस 3 तरह के घोड़ों की श्रेणी में रखकर जिम्मेदारी सौंपने की बात कही, तो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने भी उन पर पलटवार किया। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है लंगड़ा घोड़ा। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं है, अब वो घोड़ों की बात करते हैं। लेकिन इन सब से इतर सुर्खियों का हिस्सा बना वो पल जब राहुल गांधी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूते पहनकर माल्यार्पण किया, क्योंकि इसके बाद CM डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर संस्कारहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें घेर लिया। उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए, खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं। राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। पुष्प फेंकने और अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस ने इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी संस्कार के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। ये संस्कार के नाम पर आंखों में धूल झोंकना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका, जनता इससे ऊब चुकी। समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना, अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का ये दौरा सालों से सत्ता से बाहर बैठी MP कांग्रेस के लिए अंदरूनी गुटबाजी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस अब संगठन सृजन अभियान के जरिए जमीनी ढांचे को मजबूत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि बिना जमीनी जुड़ाव के जनाधार मिलना संभव नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये अभियान एक मौका है नई नींव रखने का, लेकिन जनता इस अभियान के जरिए जुड़ेगी या नहीं, इसकी परीक्षा तो चुनावी रण में ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND24।
9 जून को मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले साल का जश्न मनाने के लिए एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम की योजना बना रही है, जिसके जरिए बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति बना रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी अभियान संकल्प से सिद्धि तक की घोषणा की है। यह अभियान 9 जून से 19 जून तक चलेगा। देखिए रिपोर्ट। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले साल का जश्न मनाने के लिए एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम की योजना बना रही है, जिसके जरिए बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति बना रही है। इस अवसर को सिर्फ सत्ता की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में ही नहीं, बल्कि जन संवाद के पर्व की तरह मनाने के लिए भाजपा ने राष्ट्रव्यापी अभियान संकल्प से सिद्धि तक की घोषणा की है। यह अभियान 9 जून से 19 जून तक चलेगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता हर पंचायत, वार्ड, गली और घर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं, सफलताओं और भविष्य की दिशा को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ता सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा। देश भर में संकल्प से सिद्धि तक अभियान, सरकार के विकास कार्य और उपलब्धियों का प्रचार, जिला, मंडल, पंचायत और वार्ड स्तर पर कार्यक्रम के लिए बनाए गए प्रभारी और टोलियां, जिला स्तर पर प्रदर्शनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन और संगोष्ठियां होंगी, वार्ड स्तर पर लगेंगे आयुष्मान योजना के शिविर, जनता को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। 9 जून से 19 जून तक चलेंगे कार्यक्रम। यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। जहां एक ओर बीजेपी मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को अभूतपूर्व बदलाव और विकास की बयार, इतिहास, आधुनिकता के संगम से समृद्धि का आधार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस सिर्फ नीति, न्याय और सामाजिक अन्याय के आसपास घूमकर गोल गोल आरोप लगाती दिख रही है। 9 जून से हमारे जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, इसमें सभी मंडलों पर सभाएं, शक्ति केंद्र और गांव के अंदर चौपालें, शहर के अंदर वार्डों की चौपालें, उन चौपालों में 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को जनता के बीच ले जाना उन चौपालों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। बहुत दूरदर्शी योजनाएं नहीं है, कोई नीति और न्याय नहीं है, पूरे देश में अशांति है, पूरे देश में सद्भाव और जो समृद्ध विविधता थी भारत की, उसको इन्होंने खत्म किया है। भाषा के विवाद भारत में खड़े कर दिए, इन्होंने सांप्रदायिक तनाव भारत में पैदा कर दिया, जातिवाद आज बिल्कुल संस्था का रूप ले चुका है। चौतरफा देश के अंदर और देश के बाहर सभी प्रकार का नुकसान 11 सालों में हुआ है। संकल्प से सिद्धि तक अभियान के जरिए पंचायत और वार्ड स्तर पर चौपाल कार्यक्रम करके बीजेपी न सिर्फ अपना जमीनी संगठनात्मक ढांचा मजबूत करेगी, बल्कि आगामी चुनाव के लिए भी एक ठोस नींव रखेगी। वहीं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर बीजेपी सरकार ये भी सिद्ध कर रही है कि उसने जो वादे किए उन्हें पूरा भी किया है। ऐसे में विपक्ष के सवाल अपने आप कमजोर साबित हो रहे हैं। इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि सफलता की संभावना तलाश रही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। विश्व पर्यावरण दिवस पर मोदी सरकार ने एक सुंदर और सशक्त अभियान चलाया, जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। मोदी के इस अभियान के तहत बीजेपी ने 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक बूथ बूथ पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। जहां एक और बीजेपी इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को स्वस्थ रखने की दिशा में जीवनदायक पहल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। देखिए रिपोर्ट।
विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। ये दिन हमें प्रकृति से जुड़ने और उसे बचाने के लिए प्रेरित करता है। इसी दिशा में मोदी सरकार ने एक सुंदर और सशक्त अभियान चलाया जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। पीएम मोदी के इस अभियान के तहत बीजेपी ने 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक बूथ बूथ पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। यह अभियान न सिर्फ प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है बल्कि पौधारोपण को व्यक्तिगत और भावनात्मक सरोकार से भी जोड़ता है। वहीं इस पर्यावरणीय चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस भावना को सजीव करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार का वितरण भी किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है, इसीलिए हमें मिलकर अपनी धरती को हरा भरा और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा। साथ ही उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। पर्यावरण से जुड़ा नया पाठ्यक्रम किया लॉन्च। एनवायरनमेंट मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ। पिछले साल सरकार ने लगाए 5 करोड़ पेड़। प्राचीन काल में पौधों में प्राण की मान्यता। 95,000 कुओं को किया गया रिचार्ज। पर्यावरण के लिए काम करने वाले हुए सम्मानित। जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान। सिंचाई का रकबा बढ़कर पहुंचा 55 लाख हेक्टेयर। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है। जहां एक ओर बीजेपी इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को स्वस्थ रखने की दिशा में जीवनदायक पहल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पर्यावरण बचेगा कैसे? भ्रष्ट जो मशीनरी है सरकार की, वो थोड़ी पर्यावरण बचा सकती है। जो 10 करोड़ पौधे नर्मदा जी के किनारे लगाए गए, वो सरकार को खोजने चाहिए वो पौधे कहाँ हैं। 1 करोड़ पौधों में जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था वो पौधे कहाँ हैं। तो केवल अगर नारा लगाना है तो पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती। एक पेड़ मां के नाम एक सुंदर और सशक्त विचार है जो मानवीय भावनाओं को पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साथ जोड़ता है। साथ ही ये मां और माटी के लिए एक सकारात्मक पहल है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भले ही राजनीतिक हुई हो, लेकिन अब ये एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। डॉक्टर मोहन सरकार भी हरा भरा और जागरूक भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, लेकिन विपक्ष इसे जमीनी स्तर पर असफल करार दे रहा है और पिछले साल का लेखा जोखा पेश करने की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले सालों में आज किया गया पौधारोपण एक जंगल तैयार करेगा या कांग्रेस के आरोप पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। साल 2027 भारत की राजनीतिक, सामाजिक संरचना और आर्थिक नीतियों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जातिगत जनगणना की घोषणा की। ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू होगी। वहीं 1 मार्च 2027 से देश भर में लागू की जाएगी। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की मांग के दबाव में लिया गया फैसला बताया। साथ ही बीजेपी पर उनकी योजनाओं की नकल करने का आरोप भी लगाया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2027 भारत की राजनीति, सामाजिक संरचना और आर्थिक नीतियों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जातिगत जनगणना की घोषणा की। ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू होगी। वहीं 1 मार्च 2027 से देश भर में लागू की जाएगी। जाति जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करने की कवायद ही नहीं, बल्कि भारत की जाति संरचना पर दशकों से छाई धुंध को साफ करने की कोशिश भी है।
साल 1931 के बाद पहली बार देश एक व्यापक जातिगत जनगणना की ओर बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक न्याय, नीति निर्माण और संसाधन आवंटन की नई दिशा तय की जाएगी। ये निर्णय भारतीय राजनीति, प्रशासन और समाज शास्त्र के लिए युगांतकारी मोड़ है। इस बार जनगणना मोबाइल ऐप और तकनीकी माध्यम के जरिए पूरी तरह डिजिटल होगी। जनगणना में ओबीसी समेत सभी जातियों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है, जिसके बाद कर्मचारियों की नियुक्ति, ट्रेनिंग और सेंसस फॉर्मेट की तैयारी की जाएगी। ये प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के तहत औपचारिक रूप से शुरू होगी। जाति जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। जाति जनगणना की तारीखों का ऐलान। 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना। 2027 में की जाएगी भारत की 16वीं जनगणना। 1 अक्टूबर 2026 हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्र। 1 मार्च 2027 देश भर में लागू की जाएगी। 16 साल बाद होने जा रही जनगणना। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होगी शुरू। मोदी जी ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जातिगत जनगणना, मोदी जी ने 11 साल के अंदर आज जातिगत जनगणना ही नहीं, आज पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर जी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में किस तरह ओबीसी समाज के कल्याण के लिए अन्य जो प्रोग्राम लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए सबका साथ और सबका विकास की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की मांग के दबाव में लिया गया फैसला बताया। साथ ही बीजेपी पर उनकी योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया। आम नागरिकों को सही न्याय मिले, इसके लिए आदरणीय हमारे जननायक राहुल जी ने जातिगत जनगणना की पूरे देश के सामने बात रखी थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल कांग्रेस पार्टी की नकल की। जाति जनगणना सिर्फ जनसंख्या आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को समझने और उसे सुधारने के साथ साथ समता मूलक समाज गढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाति जनगणना 21वीं सदी के भारत को एक नए विमर्श की ओर ले जा सकती है, जहां हर वर्ग और आबादी को विकास की दौड़ में बराबर हिस्सेदारी का मौका मिलेगा। ये गणना एक न्यायपूर्ण, समावेशी और उत्तरदायी समाज की नींव रखकर सामाजिक नवजागरण की भूमिका निभा सकती है, जो आंकड़ों की शक्ति के आधार पर भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा सार्थक बना सकता है। लेकिन अब ये भी देखने लायक होगा कि लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहा विपक्ष और सरकार के बीच श्रेय की सियासत किस डगर जाकर ठहरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों को पार्टी की रीति नीति के अनुरूप संवाद शैली और आचरण का प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके लिए 14, 15 और 16 जून को पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है। शिविर में लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को मर्यादित व्यवहार और तय विषयों पर ही बयान देने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सेना, किसान और शक्ति के अपमान का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसी पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी एक विशेष साधना शुरू करने जा रही है। पचमढ़ी बीजेपी के लिए आत्म मंथन और विचार चिंतन करने की भूमि बनने जा रही है। बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों को पार्टी की रीति नीति के अनुरूप संवाद शैली और आचरण का प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके लिए 14, 15 और 16 जून को पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है। शिविर में लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को मर्यादित व्यवहार और तय विषयों पर ही बयान देने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाएगा। खास तौर पर ये हिदायत दी जाएगी कि किसी भी संवेदनशील विषय पर अनाधिकृत टिप्पणी से पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता है। इसीलिए नेता और कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन से हटकर बयान न देने की सख्त नसीहत दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 जून को ट्रेनिंग शिविर की शुरुआत करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों को टिप्स भी देंगे। ट्रेनिंग सत्र का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रेनिंग में पूरे समय मौजूद रहेंगे। 4 साल पहले बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित किया गया था, जिसके लिए इस बार मध्य प्रदेश की रानी पचमढ़ी को चुना गया है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में लगेगी। बीजेपी की पाठशाला सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में सियासी साधना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे नेताओं की क्लास। पार्टी की रीति नीति के अनुरूप आचरण का प्रशिक्षण। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। 14, 15 और 16 जून को लगेगा ट्रेनिंग कैंप। 14, 15, 16 को सांसद और विधायक को प्रशिक्षण वर्ग में, 14 तारीख को देश के गृह मंत्री जी इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन यह चलेगा, तीसरे दिन समापन होगा। जहां एक तरफ बीजेपी इस प्रशिक्षण को आचार व्यवहार और कार्यशैली में सुधार का शिविर बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सेना की शान और शक्ति के अपमान का आरोप लगा रही है। प्रशिक्षण हमारे कार्यशैली को बढ़ाने का काम करता है। हमारे आचार व्यवहार किस प्रकार से हमें सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अपनाना है, इसकी सीख हमें दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, इसलिए पचमढ़ी में ट्रेनिंग, मतलब अभी भी ट्रेन नहीं हुए। इतने सालों के सत्ता के बाद भी तुम्हारे सांसद और विधायक ट्रेन नहीं हुए, तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये 3 दिवसीय शिविर सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न सिर्फ नेता और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जन संपर्क की कला से परिचित करवाएगा, बल्कि संयमित व्यवहार, मर्यादित आचरण और संवेदनशील विषयों पर उचित भाषा का कौशल भी सिखाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में बीजेपी जनप्रतिनिधि नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के सीधे सवाल और अतीत का हालिया पन्ना भी सबके सामने है, जिसमें भाजपा के कुछ नेताओं की लिखी इबारत को अनुशासन की खड़िया की बेहद जरूरत दिखाई दी। ऐसे में देखना ये होगा कि इस सियासी पाठशाला से पार्टी में अनुशासन और विचारधारा को कितनी स्थिरता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले सामने आते थे, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी धर्मांतरण की जड़ें फैल रही हैं। धर्मांतरण पर चिंता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने आरएसएस से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद ये बयान प्रदेश की राजनीति में भूचाल पैदा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने धर्मांतरण को खत्म करने के लिए आरएसएस से मदद मांगी है। एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद नेताम ने अपने संबोधन में ये बात कही है कि राज्य की सरकारें केवल एक दूसरे के कार्यकाल पर दोषारोपण करती है। अरविंद नेताम ने कहा कि किसी सरकार ने धर्मांतरण पर काम नहीं किया है, यही वजह है कि अब उन्हें संघ का सहारा लेना पड़ रहा है। धर्मांतरण का विषय छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। वहीं सरगुजा के कई इलाके धर्मांतरण की जद में आ रहे हैं। साधु संत के साथ राज्य सरकार भी दावा कर रही है कि वह धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रही है। इन सभी बातों को खारिज करते हुए अरविंद नेताम ने संघ को धर्मांतरण के खिलाफ रास्ता दिखाने की बात कही है। साथ ही ये सलाह भी दी है कि आरएसएस को अपने काम करने की गति बढ़ानी होगी। आदिवासी समाज और आरएसएस इस मसले पर साथ काम कर सकते हैं, तभी धर्मांतरण खत्म हो सकेगा। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ धर्मांतरण का, और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। कि एक सरकार पावर में आई, शासन में आई, तो जो दूसरे सरकार को दोष देना, और दूसरे सरकार फिर पावर में आई तो पहले वाले को दोष देना। इस काम के लिए संघ ही ऐसी संस्था है, मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। गंभीरता विषय की देखते हुए संघ को और अपनी स्पीड को, रफ्तार को तेज करने का मेरा अनुरोध है। आदिवासी समाज और संघ दोनों मिलकर के कुछ न कुछ करना चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बयान सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने पलटवार करते हुए कहा कि वे आरएसएस की भाषा बोलने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस कभी आदिवासी हितों की पक्षधर नहीं रही है। जिस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई है। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण परिवर्तन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं विदेशी फंड के उपयोग से भी धर्मांतरण का मामला विधानसभा में उठाया जा चुका है। राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक पर काम करने की जानकारी भी दी है। इन तमाम दावों के बीच अरविंद नेताम का बयान सामने आना राज्य सरकार के कामों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मगर बस्तर के दिग्गज नेता और वन मंत्री केदार कश्यप अरविंद नेताम के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सामाजिक रूप से सभी चाहते हैं कि अवैध धर्मांतरण रुकना चाहिए। वहीं अवैध धर्मांतरण में कांग्रेस की संलिप्तता का भी आरोप लगाया। जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, तो ये उससे मुक्ति दिलाने की दृष्टि से लगातार समाज की दृष्टि से हर कोई चाहता है कि अवैध धर्मांतरण पूरी तरीके से रुकना चाहिए और उसकी दृष्टि से लगातार हर वर्ग का सहयोग हो। लगातार अवैध धर्मांतरण को संरक्षण दिए। हर घटना में कहीं ना कहीं से उनका अप्रत्यक्ष रूप से ये सहयोग रहता था। वो एक जाकर के उन अवैध धर्मांतरण करने वालों के साथ में खड़े दिखाई देते थे। आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को मुख्य अतिथि बनाया गया। ये पहली बार हुआ जब किसी आदिवासी नेता को संघ के कार्यक्रम में संबोधन करने का मौका मिला। हालांकि अरविंद नेताम ने जिस तरह आरएसएस के काम की तारीफ की और राज्य सरकार के कामों पर सवाल खड़ा किया, उससे प्रदेश की सियासत गर्म है। बहरहाल देखना होगा कि अरविंद नेताम ने जिस मदद की गुहार आरएसएस से लगाई है, उस पर संघ का क्या कहना है। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।